बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है फ़याज़ मोहम्मद। और आज मेरे साथ मेरे जो गेस्ट हैं वो हैं हाफिज़ मोहम्मद साकिब भाई, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उनको वेलकम करता हूँ। वो अपने बारे थैंक में यू। कुछ ना कुछ बताएंगे हमें कि वो कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे मिजाज हैं आपके। थैंक यू फ़ियाज़ मोहम्मद भाई, आपने मुझे काफ़ी दिनों से आप टाइम लेना चाह रहे थे और मैं इसके लिए माज़रत भी करता हूँ कि मुझे इतने दिन लग गए आपको टाइम देने में और कुछ मसरूफ़ियात इस तरह की थी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफ़िज़ मोहम्मद साकिब है जी, और मैं इस वक़्त करंटली जो है वो बीएससीएस का स्टूडेंट हूँ, 7th सेमेस्टर में। होपफुली ग्रेजुएटेड हो जाएँगे हम लोग फ़ेब 2020 में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और अ, और मैं मुख्तलिफ़ मेरी एक्टिविटीज़ हैं। तो फ़ियाज़ मोहम्मद साहब, अब मुझे आइडिया नहीं है कि उन्होंने किस सिलसिले में मेरा इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। तो अब वो जैसे-जैसे मुझसे पूछते जाएँगे, इंशाल्लाह जो मुनासिब तरीके से आंसर्स होंगे मैं इंशाल्लाह आपको दूँगा। अ, तो भाई आपका सबसे पहले कि आपने जो है ना वो इतनी मुश्किल के बावजूद जो टाइम निकाला, ये आप काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हो। तो इस तरह से ही शुरू शुक्रिया। करते हैं, क्योंकि ये पहली मरतबा मेरा आपके साथ इंटरव्यू हो रहा है। तो आप ज़रा यहाँ से शुरू कर लें कि अपनी एजुकेशन के बारे में बता दें और आप जिस जगह में रह रहे हैं उसके बारे में बता दें कि वो कैसी है और आपकी एजुकेशन क्या है? जी, ठीक। बेसिकली हम लोग बिलॉन्ग हमारा जो मैं बाय बर्थ तो लाहौर से हूँ, लेकिन मेरे जो आबा-ओ-अजदाद कह लें, वो मेरी बर्थ से पहले-पहले वो सियालकोट ज़िला अ, दौल बाजवा गाँव का नाम है। वहाँ पे रह रहे थे, कश्मीर से हम लोग, मेरे आबा-ओ-अजदाद जो हैं वो माइग्रेट करके यहाँ पर आए लाहौर, सियालकोट में। दौल बाजवा गाँव का नाम है वहाँ। तो 1997 से हम लोग लाहौर में, तब मेरी पैदाइश भी 97 की है। तो तब से मैं बाय बर्थ, मेरी बर्थ लाहौर में हुई। वालिद मोहतरम जो है यहाँ पे एक कंपनी की जॉब के सिलसिले में यहाँ पे रिहाइश पज़ीर हुए और यहाँ पे उन्होंने अपना घर बनाया। तो जैसे ही वो यहाँ पे हमें अबू बताते हैं कि हम लोगों ने जब अपना घर खरीदा, तो आपकी पैदाइश के फ़ौरन बाद हमने अपना घर जो है वो यहाँ पे खरीदा था। तो लाहौर में जहाँ से मैं, जिस जगह मेरी बर्थ हुई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वहीं पे रह रहा हूँ। अ, लाहौर पाकिस्तान में कैंट एरिया है, और वहाँ से ही मैंने अपनी जो कह लेंगे इब्तिदाई तालीम है, वो इक़रा रोज़ातुल अत्फ़ाल ट्रस्ट है, चुंगी अमर सद्दू लाहौर मेन ब्रांच है उनकी। वहाँ से मैंने अपना स्टार्ट किया, और नर्सरी प्रेप काइंड ऑफ नाज़रा पढ़ने के बाद हिफ्ज़ का स्टार्ट किया। कुरान पाक हिफ्ज़ कंप्लीट हुआ मेरा 2008 में। और उसके बाद जो है मैं 2008 के बाद मैंने अपनी दुनियावी तालीम, दीनी के साथ-साथ हिफ्ज़ के साथ-साथ मैंने अपनी दुनियावी तालीम शुरू की। वो भी इक़रा हुफ़ाज़ सेकेंडरी स्कूल है, चुंगी अमर सद्दू लाहौर में। और वहीं से ही ये इक़रा उल अत्फ़ाल का ही आगे एक एक्सटेंशन है, जो बच्चों को हिफ्ज़ करवाने के बाद जो 3-4 साल उनके हिफ्ज़ में लगते हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए उन्होंने अपना स्कूल बनाया। और वो 1.5 से 2.5 साल के दरमियान में वो बच्चे को 7th क्लास के बच्चे के साथ कह लेंगे उसका कंपेटिटर बना देते हैं, जो एक हाफ़िज़ बच्चा होता है। क्योंकि हम लोग ने हिफ्ज़ स्टार्ट किया होता है बचपन से, तो हमें अलिफ बे भी लिखनी हुई नहीं आती होती ना। तो हमें अलिफ बे से स्टार्ट करवाते हैं, और 1.5-2 साल में वो हमें 8th क्लास का बच्चा जो है, एक अच्छे स्कूल का जो बच्चा है, उससे हम लोग किसी सूरत पीछे नहीं होते। तो ये उनका एक कह लें कि एज़ाज़ है, मैं तो कहता हूँ। मैं आज तक, मुझे अगर आप किसी से पूछे, काफ़ी लोग जो है वो उनको अपना स्कूल पसंद नहीं होता। इवन अपनी स्टूडेंट लाइफ़ में उनको अपने स्कूल से बड़े गिले-शिकवे होते हैं। लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि मेरा स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी उसका हिस्सा बनने की, और अल्लाह ताला की तौफ़ीक से ही, उनके करम से ही मैं वहाँ पे पहुँचा, हिफ़्ज़ किया और वहाँ से तालीम हासिल की। तो मैं आज तक, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, तो मैं अभी तक ये कहता हूँ कि उससे अच्छा स्कूल मेरी नज़र में, शायद आप आ गए हों, लेकिन
उस दौर से लेके ये जो पिछले 4-5 साल तक और अभी तक भी मैं यही समझता हूँ कि उससे अच्छा स्कूल मेरी नज़र में नहीं है। क्योंकि बच्चे बच्चे को बचपन से जब बच्चे को कुछ पता नहीं होता, उसको वो हिफ्ज़ करवाते हैं। अब मैंने 12 साल की उम्र में मैंने हिफ्ज़ कंप्लीट कर लिया था। तो वो ही एज होती है एक जो जब आपके ज़हन में कोई दूसरी दुनियावी जो चीज़ें हैं, वो इतनी नहीं होती और आप फ़ोकस करके अपना हिफ्ज़ कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जिस तरह आम लोग जो हैं वो कह लें कि अ अ, पढ़ते हैं, अपनी दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, मैट्रिक, इंटर, तो वो उसके बाद आप आसानी से हासिल कर सकते हैं और फिर आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है कि आप हाफ़िज़ भी हैं और देन आपके पास दुनियावी तालीम भी उस दर्जे की है, जो एक आम आदमी या एक कोई अच्छा पढ़ा-लिखा इंसान जो है, जिसको कंसीडर किया जाता है सोसाइटी में, वो एक पढ़ा-लिखा होता है। तो उसी तरह तो अगेन आपके पास एक अ, बोनस होता है कि आप हाफ़िज़ हैं इटसेल्फ और आप पढ़े-लिखे भी हैं। तो वहाँ से उसके बाद मैंने 2000 कह लें कि 8 में मेरा हिफ़्ज़ कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने वहाँ से 8th क्लास को पास करने के बाद मैं वहाँ से शिफ्ट कर गया डीएचए सीनियर स्कूल फॉर बॉयज़ में फ़ेज़ 4 और वहाँ से मैंने अपना मैट्रिक किया, 2 साल वहाँ पे गुज़ारे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जाके भी मुझे डीएचए सीनियर स्कूल फॉर बॉयज़ के जो बच्चे थे माशाल्लाह उनका कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई था। तो मैं इस बात से अंदाज़ा आप लगा लें कि मेरे स्कूल ने मेरी कितनी ग्रूमिंग की थी कि मैं उस अ, डीएचएस सीनियर स्कूल फॉर बॉयज़ में मैं एक एवरेज स्टूडेंट था इकरा स्कूल का और डीएचएस सीनियर स्कूल फॉर बॉयज़ में जाकर मैं टॉप 3 में कंसीडर किया जाता था 9th क्लास के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए थे, उनका जो रिज़ल्ट था। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि विद हिफ्ज़ and with that much quality of education इकरा फास्ट स्कूल प्रोवाइडिंग अस तो इस वजह से मुझे मेरी ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें मैंने इकरा स्कूल में सीखी हैं, वो अभी तक मेरे ज़हन में ऐसे हैं जैसे यहाँ पे लिखी हुई हैं। कभी भी मुझे कोई सामने कोई चीज़ नज़र आती है तो मैं उसको उसके साथ कनेक्ट करता हूँ कि यार ये चीज़ मतलब बच्चों को हम लोग दुआएँ सिखाते हैं, तो जितनी दुआएँ मुझे इकरा ने सिखाई थी, आज तक मुझे वर्ड बाय वर्ड और तर्जुमे के साथ मुझे याद है। तो उसके बाद भी मैंने काफ़ी सारी दुआएँ याद की लेकिन वो उस तरह से याद नहीं है जिस तरह से वो वाली याद है और वो भूलती भी नहीं है। तो सिर्फ़ मैं ये इतनी लंबी तमहीद इसीलिए बाँध रहा हूँ कि मैं हमेशा ये समझता हूँ कि जिस चीज़ को अल्लाह ने इज़्ज़त दी हो, जो बंदा मेहनत कर रहा हो, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। जिस चीज़ को अल्लाह ताला अशफ़ाक़ अहमद साहब ने ये मेरा ख़्याल ये उनका जुमला है कि जिस चीज़ को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। बिल्कुल आपको भी जी। करनी और जिस चीज़ ने आपकी ज़िंदगी में कोई इम्पैक्ट क्रिएट किया है या कोई आपको मुतासिर किया है या आपकी ज़िंदगी में कोई उसका असर है, उसका कोई आपकी ज़िंदगी में एक कह लें कि रोल है, उसका कंट्रीब्यूशन है, तो वो आपको भुलाना नहीं चाहिए बल्कि आप उसको पे बैक भी करना चाहिए। तो ये चीज़ मैं हमेशा इसलिए जब भी मेरे को कोई इंटरव्यू टाइप ऑफ लोग पूछते हैं तो मैं अपने स्कूल का ज़िक्र हमेशा इसी तरह करता हूँ और बड़े फ़ख्र से करता हूँ और कह लें कि शुक्राने के तौर पे करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत से नवाज़ा और आज हम लोग इस काबिल हैं कि हम लोग बोलते हैं और लोग हमें सुनते हैं और बड़े कह लें कि अ, इज़्ज़त से लोग हमें सुनते भी हैं, प्यार भी करते हैं और मोहब्बत भी करते हैं। हम मैंने मैट्रिक के बाद डीएचएस सीनियर स्कूल फॉर बॉयज़ से मैट्रिक कंप्लीट किया। 2014 का मेरा बैच था। उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया पंजाब कॉलेज में। वहाँ पे भी स्कॉलरशिप के साथ पंजाब कॉलेज में 2 साल पढ़े और वहाँ से पढ़ने के बाद एफएससी प्री इंजीनियरिंग की और मेरी ज़िंदगी में ना बड़े सारे ट्विस्ट हैं। कुछ लोग मैं लेकिन मैं इसको फिर वही बात है, मैं इसको समझता हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने यही रास्ता मेरे लिए रखा था, यहाँ तक पहुँचने में और यही इसी में बेहतरी थी। शायद नहीं बल्कि यकीनन इसी में बेहतरी होती है, जो अल्लाह ताला बहुत सारे कह लें कि तरीकों से आपको ना एक घुमा-फिरा के एक ऐसी जगह पे ले जाते हैं कि आप सोच भी नहीं रहे होते कि यार मैं तो स्टार्ट कहाँ से किया था और मैं किधर पहुँच गया हूँ। तो मैंने बायो के साथ मैंने मैट्रिक किया, वहाँ से मैं चेंज हुआ, प्री इंजीनियरिंग में आया, एफएससी प्री इंजीनियरिंग के साथ की।
उसके बाद वहाँ से अगेन शिफ्ट हुआ, अभी मैं यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो मुझे मैथ मेरा बेहतर था फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में। तो उसके मैथ की वजह से मैं कंप्यूटर साइंस में आ गया। तो अब मुझे ये फ़ील होता है कि यार कंप्यूटर साइंस में सिर्फ मैथ थोड़ी है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काफ़ी हैं। तो उसमें मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है जितना एक टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट का होना चाहिए। तो मेरा अब मुझे लग रहा है कि मेरा कंप्यूटर साइंस से भी शिफ्ट जो है ना वो ये ग्रेजुएशन के बाद लगने वाला है। और वो अब मेरा जो नज़र मुझे आ रही है वो शिफ्ट थोड़ा बिज़नेस की तरफ आ रही है, और थोड़ी-सी ऐसी कह लें कि बिकॉज़ ऑफ इंटरेस्ट इन बुक रीडिंग और काउंसलिंग और ट्रेनिंग, और इस वजह से मैं अब आगे चाहूँगा भी कि मैं कोई अगर मास्टर्स या कोई इस तरह का कोर्स आगे आफ्टर ग्रेजुएशन करता हूँ, तो इन 2 फ़ील्ड्स के रेलेवेंट इंशाल्लाह होगा। वो बिज़नेस एंटरप्रेन्योर के हवाले से होगा, या फिर जो है वो ये ट्रेनिंग और कोचिंग के हवाले से कोई अच्छा मुझे अगर नेशनली और इंटरनेशनली कोई अच्छा मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली, तो इंशाल्लाह उस ज़रूर अवेल करेंगे। तो जी ये मेरी कह लें कि जी एजुकेशन की सारी मैंने आपको बैकग्राउंड और हिस्ट्री बता दी है। माशाल्लाह जी, साकिब भाई, 2 चीज़ें कहना चाहूँगा, 2 बातें करना चाहूँगा। एक तो ये है कि आपके स्कूल ने वाक़ई मेहनत की होगी, और दूसरा जो है ना वो कुरान का मौजज़ा भी है कि जो बच्चा हाफ़िज़ होता है वो दूसरों के बिल्कुल बराबर होता है। और जी, दूसरी चीज़ ये बिल्कुल। कहना चाहूँगा कि आप फुली जो है ना वो मल्टीपर्पज़ बनिए हैं, कि बायो भी और इंजीनियरिंग भी और आगे आके बिज़नेस भी ये और बस साथ। आपकी आपका उसने नज़र है, इस मैं अपने आप में तो इतना कोई कमाल नहीं रखता। ये आप सब लोगों की मोहब्बत है और आप लोगों का प्यार है कि आप मुझे इस काबिल समझते हैं, और असल में बाकी मल्टीपर्पज़ मैं खासकर जो मुल्क से बाहर आ जाते हैं ना वो मल्टीपर्पज़ बहुत ज़्यादा काम आते हैं। कि यहाँ के बारे से अगर मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँ, तो कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म या कोई भी जगह है ना, वो मल्टीपर्पज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि एक ही बंदा बहुत सारे काम कर रहा हो। तो माशाल्लाह आप ठीक फिट आ रहे हैं। तो जज़ाकल्लाह। ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया नहीं करूँगा। आप मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आप इस वक़्त करंटली कोई काम, कोई प्रोजेक्ट या किसी चीज़ के साथ कुछ काम कर रहे हैं? कुछ है ऐसा एक्सपीरियंस तो वो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। हाँ, मेरे 2 कैटेगरीज़ में मैंने अपनी लाइफ़ को ना डिवाइड किया हुआ है। एक कैटेगरी है वो अपनी फैमिली के लिए, अपने जो रिलेटिव्स हैं, जो जो लोग मेरी वजह से मेरे साथ मुंसलिक हैं। मतलब एक तो होता है कि आपने किसी के साथ रिलेशन बनाया है, दोस्त, अहबाब, जानने वाले जो आपको ज़िंदगी के साथ-साथ मुख्तलिफ लोग मिलते हैं, एक वो कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी जो बिल्ट इन रिलेशंस आपके पास अल्लाह की तरफ से आते हैं। तो उनमें आपकी फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, रिलेटिव्स आ जाते हैं। चाचू, मामू, ताए सारे, वो सारे आ जाते हैं। तो मैंने उस लिहाज से अपनी जो कह लें कि लाइफ़ को प्लान किया हुआ है और डिज़ाइन किया हुआ है। तो उसकी पहली कैटेगरी में अगर मैं आऊँ फैमिली की तरफ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो कुछ फैसिलिटीज़ और जितना फैसिलिटेट मैं जितनी मेहनत और कोशिश से मैं कर सकता हूँ, वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए जो है मैं अपना कुछ बिज़नेसेस हैं, उनको रन कर रहा हूँ। और वो अपने वालिद साहब के साथ सबसे पहले जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है, कह लें कि फर्म है, वो ए टू ज़ी पावर सॉल्यूशंस है। वो मल्टीनेशनल इंशाल्लाह सून हो जाएगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और ए टू ज़ी जो है वो हम लोग डील कर रहे हैं इम्पोर्टेड जनरेटर्स। We import from China, Turkey, Germany, UK, and we are the wholesale, you can say, the certified official distributors of so many foreign countries in Pakistan. No one else or the you can say official distributors of those company except us, except A to Z Power Solutions. ये एक चीज़। Next is I am a shareholder in Malwa Sweets and Bakers franchise in Architect Society, and it's been about
1.5 year, I've started that bakery and sweet shop, and I'm planning to have one more in some other place, like mm, in around about Kasur Road, main road. We are just planning, looking for good, you can say, investors or partners for that project. But that is, uh, you can say, अभी बहुत ही कबल वक्त बात है, लेकिन प्लान जरूर है। प्लान मेरे पास बेकरी का जो है वो फिलहाल यही है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना ब्रांड बिल्ड करूँ। तो उसको सिर्फ अपनी, कह लें कि चेकिंग के लिए मैंने फ्रेंचाइज खरीदी है। तो जब वो मेरा, मैं समझूंगा कि आई एम नाउ एबल टू प्रोड्यूस माय ओन प्रोडक्ट्स, और आई कैन स्टार्ट माय ओन प्रोडक्शन, so then I will just shift my, you can say, signboards to my own brand, just simply within one night, inshallah. So next business which I am just not much interested, but taking projects of that one too with my father. That is about paint. We provide waterproofing, we provide weather sheet, with labor or with material services, all are available in Pakistan, and we are just trying to expand it to other countries too. We manufacture our own paint and waterproofing material in our factory, and next is what we have done. So many big projects, like currently we have just finished Gujarat University project, academic block of Gujarat University. It is completely, you can say, painted, or you can say waterproofed, or weather sheet, whatever paint work or polish work of wood material in Gujarat University is being done by Voltec company and FR Technical Services. Both are the, you can say, actually FR Technical Services is, you can say, old name of Voltec. It is just a new name of FR Technical Services. FR Technical Services include all that I have already mentioned about waterproofing, weather sheet, all or any kind of painting, you can say, is we are providing all the services with labor, with material, everything. Next one, I think businesses are over now. Now come to a second category. And I just want to share that this one first category is just I'm doing because of that second category, the requirements of that second category, which I am going to tell you next. अब मैं थोड़ा सा उर्दू पे ज़्यादा इंग्लिश हो गई, लोग परेशान भी हो जाते हैं अक्सर। तो ये है कि क्योंकि मेरे देखने वाले जो हैं वो फॉरेनर्स भी हैं, तो मुझे पर्सनली उर्दू ज़ुबान से बड़ा प्यार है, और मैं प्रेफ़र करता हूँ कि मैं उर्दू ही बोलूँ। लेकिन चूँकि लैंग्वेज एक ग्लोबल लैंग्वेज का एक इम्पैक्ट होता है, तो उसको सिर्फ़ यू कैन ये भी से कह सकते हैं कि मैं उर्दू को प्रमोट करने के लिए इंग्लिश बोलता हूँ। मैं इतनी को वो मेरा ख्याल, मुझे याद नहीं आ रहा किसी एक बंदे की, शायद सर सैयद की सेइंग है कि अगर आप किसी बंदे को, किसी दुश्मन का मुकाबला करना चाहते हो, तो आपके पास भी उससे अच्छा वेपन, या उसके आप उसी के वेपन को इस्तेमाल करके उसको मार सकते हो। तो भाई मैं, मेरा ज़हन ये है कि मैं इंग्लिश को यूज़ करके तो उर्दू को गोरों में भी उर्दू प्रमोट को करूँगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। ये मेरी मेरी नीयत यही होती है। इंग्लिश में जब भी बोलता हूँ, मेरी कहने के पीछे नीयत यही होती है कि मैंने इसको ना उर्दू की तरफ लेके आना है, जिस भी बंदे से बोलता हूँ। तो ज़रूरत के मुताबिक इंग्लिश का इस्तेमाल मैं ज़रूर करता हूँ, लेकिन ये है कि पर्सनली मुझे उर्दू से बड़ा लगाव है, तो मैं पढ़ता भी उर्दू हूँ। अभी तक मैंने कोई कंप्लीट इंग्लिश बुक रीड नहीं की, हालाँकि मैं बुक रीडिंग काफ़ी करता हूँ।
तो नेक्स्ट ये है कि जी आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। सेकंड कैटेगरी जो मैंने बतानी है आप लोगों को, वो मेरी मैं आपको आगा अपना जो मेन एम है वो उसकी तरफ सारी चीज़ों को लिंक करके ले जाता हूँ। स्टार्ट मैंने किया, मैं यूनिवर्सिटी में, मेरे कज़न है मोहम्मद ताहिर, उनके साथ में, वो मेरे साथ 8th क्लास से मेरे साथ हैं एजुकेशन में। हम इकट्ठे जाते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, इकट्ठे ही किया अभी तक साथ हैं। तो मैं और वो, हम यूनिवर्सिटी से वापस आ रहे थे, रात को हमारी लेट नाइट क्लासेस होती थी, तकरीबन 7-8 बजे का टाइम। तो सर्दियों के दिन थे, तो हम लोग गए वहाँ डिफेंस मोड हमारी लाहौर में एक जगह बड़ी मशहूर है, बंगालियों का सूप वहाँ पे ना बड़े काफ़ी अरसा दराज से जो कह लें कि वो मशहूर है, वो चल रहा है वहाँ पे। और हम लोग वहाँ पे रुके सूप पीने के लिए। सर्दी थी काफ़ी, तो एक बच्चा आया, बड़ी छोटी-सी उम्र था, और आके कहता है कि भई आप अंडे ले लें हमसे, उबले हुए, जैसा आम तौर पे लोग बेच रहे होते हैं, बच्चे छोटे। तो मैंने कहा मैं ऐसे ही सूप पी रहा, मैंने कहा यार अंडे तो मैं ले लेता हूँ। अब मुझे एक बात तो बताओ, आप ये कब से ये काम कर रहे हो? कहता भई मेरा आज पहला दिन है। अच्छा। मैं कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, टाइम से बंदा मिल गया। तो मैंने कहा मुझे ये बताओ कि आप क्यों बेचते हो? ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई है आपको कि आपने अंडे बेचना शुरू कर दिए इस नन्ही सी उम्र में? आप जिसको, मेरे मुताबिक इतनी उसकी उम्र थी कि आप उसको कुछ भी कर दें। जो जिस ये तरह के साहब, हमारे माशरे के हालात हैं, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे हर बंदे को, हर शख्स को, हर एक के बच्चों को। तो ये जो हमारी मतलब कह लें कि बच्चों का साथ, कह लें कि उनका, हमारे जो मैं हमेशा अपने मुल्क की पॉजिटिविटी को प्रमोट करता हूँ, लेकिन मैं ये दुःख के साथ ये कह रहा हूँ कि हमारे पास कुछ चंद एक हैं, बहुत कम है हमारे मुल्क में, बड़े ही इंतहाई अच्छे लोग मौजूद हैं, और आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितनी अ, अच्छे दिल वाले और अच्छा बड़ा जिगर रखने वाले और इंसानियत का दुःख रखने वाले हमारे मुल्क में जो लोग हैं, शायद ही किसी दुनिया के कोने में हो। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे लोग हमारी इस कह लें कि पाक सरज़मीन में मौजूद हैं, जो कि हमेशा से फ़साद, फ़हाशी और कह लें कि मुल्क को बदनाम करने के ऊपर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद उन्होंने वो रखा हुआ है, वो मौजूद हैं, और बड़ी, और कह लें कि हमारे एक एवरेज बंदे से ज़्यादा मेहनत वो इस काम में कर रहे हैं। ये उसी तरह मेहनत कर रहे हैं जिस तरह एक मोमिन के पीछे इब्लीस मेहनत कर रहा होता है। शैतान जितनी मेहनत एक अच्छे नेक आदमी के पीछे कर रहा होता है ना, उससे ज़्यादा मेहनत मेरे ख्याल ये लोग कर रहे हैं। और ये कि मैं इनको हमेशा डिस्करेज करता हूँ, और मैं इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि मैंने अपने मुल्क की वो तस्वीर दुनिया को दिखानी है, जो शायद दुनिया ने कहीं और नहीं देखी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी अच्छी पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं। तो आगे चलते हैं थोड़ा-सा, तो उस बच्चे को मैंने सारा इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। मैंने कहा अच्छा आपके वालिद साहब क्या करते हैं? उन्होंने कहा जी वालिद साहब तो फ़ौत हो गए। मैं और थोड़ा-सा हिल गया कह लें। मैंने कहा यार ये तो ज़्यादा ही कह लें कि हुँ, कॉन्फ्लिक्ट्स कह लें आ रहे हैं, कॉन्शियस होना पड़ेगा इस मामले में। मैंने कहा अच्छा ये बताओ आपके बहन-भाई कितने हैं? कहता है मेरे मुझसे एक बड़ा भाई है, वो सामने सड़क पे खिलौने बेच रहा है। मैं कहा उसको कितना बड़ा है? कहता मुझसे 2-1 साल बड़ा होगा। मैं उधर तो मेरी बस हो गई थी। तो मैंने कहा बाकी घरवाले? कहता मुझसे एक छोटी बहन है, उसको हम काम नहीं करवाते। वो सपारा पढ़ती है बस घर में, स्कूल में बाजी के पास। मैंने कहा अच्छा अच्छी बात है। मैंने कहा आपकी मामा? कहते वो पीछे बैठी हुई हैं। वो ना ज़रा हट के फुटपाथ पे पीछे करके बैठी हुई थी, छुप के कह लें। तो मैंने कहा आप मुझे अपनी मामा से मिलाओ। उनकी मामा आई, मैंने उनसे पूछा कि क्या-क्या, किस तरह
कितनी देर हो गई है इनके वालिद को, तो घर का खर्चा कैसे? तो उन्होंने कहा बेटा ऐसे ही ये चाइल्ड ब्यूरो वाले जो है मेरे बच्चों को ले जाते हैं पकड़ के, तो इसलिए मैं इनके साथ आती हूँ, यहाँ पे बैठी होती हूँ। चाइल्ड ब्यूरो प्रोटेक्शन जो है ना वो बच्चों के लिए काम करती है, हमारी एक पाकिस्तान का अदारा है। तो वो बच्चों को ले जाते हैं, उनको फिर अपना तरीके से सिखाते हैं, पढ़ाते हैं जो भी। तो लेकिन एक माँ जो है वो बच्चों के बगैर तो नहीं रह सकती जब उसका कोई और सहारा भी ना हो। तो वो कहती है कि फिर मैं इसलिए यहाँ पे बैठती हूँ कि जब वो कोई ऐसा बंदा आए तो मैं फ़ौरन से फिर उनको मना कर दूँ, पकड़ लूँ, इनको घर ले जाऊँ, ताकि वो चाइल्ड ब्यूरो वाले ना ले जाएँ। तो वो कहते तो उनका मैंने सारा इंटरव्यू किया, मैंने कहा आप फ़िक्र ना करें, इंशाल्लाह आपका जितना भी खर्चा वगैरह होगा, मैं कोशिश करूँगा। मेरी पॉकेट मनी उस वक़्त ₹500 थी, अच्छा। शायद ₹300 होगी उस टाइम में। तो मैंने एक कमेटी डाली हुई थी, ₹100 वाली, बहन-भाइयों में, कज़िनों में ही ना। तो वो मेरी कमेटी निकलने वाली थी चंद दिनों में। तो मैंने तब ही नियत कर ली कि यार ये जो है ना, ये इनको देनी चाहिए, यही मुस्तहिक है। तो वो मैं कुछ दिनों बाद पहुँचा उनके घर, उनको वो पैसे दिए, वो थैंक यू, शुक्रिया, दुआएँ। तो मेरी कोशिश होती है कि जितना एनोनिमसली ये काम हो सके ना वो मैं कर लूँ, कि जितना मैं मतलब फ्रंट पे आने के बगैर जितना मैं इससे कैमरे से पीछे रह लूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि बच जाऊँ मैं। वो एक ज़मीर की भी एक बंदे की कह लें कि दिल मुतमईन नहीं होता, और एक कुछ अहादीस इस तरह की हम लोगों ने पढ़ी हैं हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि सदका जो है वो सीधे हाथ से दे रहे हैं तो उल्टे हाथ को पता नहीं होना चाहिए। तो ट्राई करते हैं कि वो हो जाए, ऐसा ही हो। लेकिन इंसान है, बशरी तकाज़े हैं, वो एक अंदर शैतान भी लगा हुआ है साथ। कोशिश तो होती है कि इसी तरह हो, लेकिन कभी-कभार हो भी जाता है। लेकिन हमेशा कोशिश यही रही है और ज़िंदगी का मकसद भी यही है कि चाहे टाइटल ना आए हमारा, हमारा काम आए और अल्लाह ताला कबूल कर लें। अल्लाह के नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमा लें हमारी इस खिदमत को, मेरे मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए, उम्मत के लिए। तो अल्लाह ताला ये कबूल कर लें मेरा छोटा-सा कंट्रीब्यूशन। तो ये मैंने फिर तहैया किया उनको सपोर्ट करने का। तो 1 महीना तो मैं उनके गया घर, उनको पैसे वगैरह दे आया। फिर मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, मैं बिज़ी हो गया, मेरा ना इधर ध्यान नहीं रहा। तो रमज़ान आ गया। फिर मेरे ज़हन में आया, मैं कहूँ अल्लाह! मैंने तो एक बंदा देखा था, तो ऊपर से रमज़ान है। मैंने अपनी सिस्टर्स को तैयार किया साथ, घर से आटा, अम्मी-अब्बू कहीं गए हुए थे। मोटरसाइकिल पे बिठाया, 2 मेरी सिस्टर्स साथ, तीसरा मैं खुद। खजूरें, आटा, सारी जो खाने-पीने की चीज़ें इकट्ठी की और ले गए। उधर उनके हम पहुँचे उनके घर, तो हमें वहाँ पे जाके पहुँच के बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि हमने इलाके से पता किया तो वो तो वहाँ से छोड़कर चले गए थे। किराए का घर था, तो वो वहाँ से चले गए हुए थे। मैंने कहा उनका कोई लिंक आप लोगों के पास, कोई मुझे कोई हद तक कोई क्लू दे दो। किसी बंदे को कुछ पता नहीं, वहाँ पे पता नहीं कैसे लोग थे वो। इतनी देर से बंदा आपके साथ रह रहा है। मतलब बात फिर वही है कि आपके घर में वो शेख सादी का शायद कौल है कि सबसे कह लें कि बुरी मौसीकी कौन-सी है? तो उन्होंने कहा वो वाली जो एक अमीर के घर से जो हंडिया में जो चम्मच के आवाज़ होती है, वो एक गरीब के घर में जाती है। तो हम लोग इतने बेहिस्स और बेदर्द हो चुके हुए हैं कि हम लोगों को अपने पड़ोसियों का पता ही नहीं है कि कौन हमारे पड़ोस में रह रहा है। 4 तरफ से आपके पड़ोसी होते हैं। मैंने अहादीस में पढ़ा है कि 40 घर मशरिक में, 40 घर मगरिब में, 40 घर शुमाल में और 40 घर जुनूब में आपके पड़ोसी कंसीडर होते हैं। अब आप लोग अंदाज़ा कर लें कि हम लोगों को कितने घरों का पता है। सही कह रहे हैं जी। ठीक है जी? और पड़ोसियों का आप लोगों को अंदाज़ा है, आप लोगों ने मुतअद्दिद जगह से ये हदीस पाक पढ़ी होगी, सुनी होगी कि सहाबाए किराम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी इस पे तवज्जो दी
पड़ोसियों के हकूक़ पे, इसको ओपन करें प्लीज़। और वो जो लोगों के ऑर्डर्स वगैरह हैं उनको देखें। अच्छा, सॉरी वो मैंने, क्योंकि मकसद फिर वही है कि लोगों की खिदमत करनी है, तो मैं वो लैपटॉप पे मैं यहाँ पे इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो वो जो कह लें कि वो बिज़नेस वाली साइड है, लोगों की खिदमत वाली साइड है, वो रुकी हुई थी। तो मैंने सिस्टर से कहा कि आप उसको देखें, लोगों से बात करें, जो उनको चीज़ें चाहिए, तो वो नोट डाउन करें। मैं उतनी देर में यहाँ से फ्री हो जाता हूँ। तो मैं सही। बात कर रहा था कि हम लोगों को अ, अपने हमसायों का सहाबाए-किराम कहते हैं कि इतना उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह लें कि उन पे ज़ोर दिया कि हमें ये ख़दशा था कि जिस तरह एक बाप से विरासत बेटे को मिलती है, हमें हमसायों को भी ना देनी पड़ती। मतलब मैं अपनी जायदाद छोड़ के मर जाता हूँ, तो वो मेरे बच्चों को, बेटों को, बीवी को, मतलब ख़ानदान वालों को तो मिलेगी उसमें से हिस्सा, जो शरीयत ने मुकर्रर किया हुआ है। लेकिन उसके साथ-साथ पड़ोसियों को भी हमें ना देना पड़ जाए। इतने पड़ोसियों के हकूक़ हैं। तो आज ये लम्हा फ़िक्री है, मैं आप सब लोगों को फूड फॉर थॉट भी देता हूँ कि हम लोग सोचें कि हम लोग जिस इलाके में रहते हैं, अगर हर बंदा अपने शुमाल, मग़रिब, जनूब में कम से कम 10-10 घरों का भी ख़्याल रखना शुरू कर दें ना, तो मैं कहता हूँ कि ये दुनिया तो जन्नत बन जाए इधर ही। लेकिन हम लोग इस बात को समझते नहीं हैं। बाहर वेस्टर्न में तो इससे भी ज़्यादा बुरे हालात हैं। यहाँ पे तो चले अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में लोगों का मिलने-जुलने का एक रस्म-ओ-रवाज है। डिशेज़ लोग आपस में एक्सचेंज करते हैं। ईद पे, शब-बरातों पे, इवन यहाँ पे एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है 11वीं शरीफ का। तो लोग अपने-अपने घरों में खाने तैयार करते हैं, फिर अपने हमसायों की तरफ भेजते हैं। इसी तरह हर कोई इस तरह के काम करते हैं। बच्चे लेके आते हैं, जाते हैं, तो बड़ी खुशी होती है, एक अच्छा ये चीज़ है। तो आगे चलते हैं जी, वहाँ से मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई जी। उस घर से हम लोग तीनों बहन-भाई वहाँ से बड़ी मायूसी के अंदाज़ में घर वापस आए। उसके बाद मैं फिर मेरे ज़हन में तो था प्लान कि कुछ इस तरह का मैंने काम करना ज़रूर है। ये नहीं हुआ तो वो अलग बात है, लेकिन करना ज़रूर है। लाइफ़ में कुछ इस तरह का करना है। तो मैं आगे चलते हैं। वो तो मेरा तकरीबन तीसरा-चौथा सेमेस्टर था। जब मैं पहुँचा तकरीबन 5वें छठे छठे सेमेस्टर में, तो मेरे एक क्लास फेलो हैं और अब वो मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार है। मेरे क्लास फेलो हैं स्टिल। मैं उनका नाम बड़े अदब से लेता हूँ हमेशा। उस्मान अली साहब, और वो हमारी फाउंडेशन के सीईओ हैं। और वो मुझे मिले, हम लोग लीनियर अलजेब्रा की क्लास ले रहे थे। मैम ने पढ़ा लिया जब, तो हम लोग फ्री हो गए, तो हम लोग आपस में डिस्कशन शुरू कर दी। तो पता नहीं कैसे बात निकली, तो कोई फाउंडेशन की कोई बात उन्होंने की, क्योंकि वो उस टाइम पे एक फाउंडेशन रन कर रहे थे, तिहाम फाउंडेशन। तो उन्होंने कहा कि साकिब भाई, ये देखें, मुझे उन्होंने पिक्चर्स दिखाई कि हम लोगों ने ना जनरल हॉस्पिटल में अफ्तारियाँ अरेंज की थी लोगों की। जो मज़दूर तबका है उनको ना तकरीबन 2-4 दिन हम लोगों ने ना 2-2 देगें बिरयानी की पका के हम लोग लेकर गए, लाइनें बना के लोगों को हम लोगों ने ना दी। तो हमें बड़ी खुशी हुई, हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और तकरीबन 2-2 देगें हमारी ना खत्म हो जाती थी, लाइनें लगी होती। तो ये देखो, मैं ना ये काम करता हूँ। तो मैं बड़ा फ़ौरन से, म चूँकि मेरा इंटरेस्ट था, मैं फ़ौरन से चौकन्ना हो गया। मैं कहा यार मुझे भी बताओ, मैं भी इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ, मैं भी ये काम, मेरा भी यही प्लान है। तो उन्होंने ना फिर मुझे सारी डिटेल्स बताई। फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपनी मीटिंग में, जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती थी। उसमें मैं पहले दिन गया, सारी बातें डिस्कस की। जिस दिन पहले दिन मैंने जॉइन किया क्याम फाउंडेशन को, तो उस दिन हम लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, राशन ड्राइव का, जो हम लोग मंथली बेसिस पे हम लोग राशन डिलीवर करते थे ऑन डोर स्टेप ऑफ विडोज़, ऑर्फन्स, और जो ऐसा तबका जो मेहनत भी करता है, मज़दूरी भी करता है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी जो बेसिक नीड्स है,
उनको वो पूरा नहीं कर पाती। जैसे कि एक गार्ड है, एक अदारे का एक गार्ड है, मेरे ज़हन में एग्ज़ाम्पल है, लेकिन मैं उसका नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि वो थोड़ा-सा फिर वही बात कि वो उनकी भी इज़्ज़त-ए-नफ़्स है। तो एक एक बड़े अच्छे कह लें कि ग्रूम्ड अदारा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, बड़ा अच्छा, बड़ा कह लें कि एक महँगे अदारों में शुमार किया जाता है। उसका एक गार्ड है, उसकी हमने पूछी कि सैलरी कितनी है, ठीक है? उन्होंने हमें बताया कि जी ₹16,000 मेरी सैलरी है। ड्यूटी टाइम कितना है? मिनिमम 12 से 14 घंटे ड्यूटी टाइम है उनका। अब मैं तो इस बात से हैरान और परेशान हूँ, इतने-इतने बड़े अदारों से, इतने-इतने बड़े सीईओ से कि यार तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं है? तुम लोगों को शर्म नहीं आती इतनी सैलरी देते हुए 14 घंटे काम करने वाले बंदे को? चाहे वो अनपढ़, लूला, लंगड़ा जो भी है वो काम तो कर रहा है, मेहनत कर रहा है। 14 घंटे वो ड्यूटी कर रहा है और ड्यूटी कौन-सी है? गार्ड की। गार्ड जो है वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। ये जो बैंक के गार्ड्स हैं, अदारों के गार्ड्स हैं, स्कूल्स के गार्ड्स हैं, इनकी सैलरीज़ आपको पता लगे, कभी आप इनका इंटरव्यू करें फिर फियाज़ भाई मैं आपको ये सजेशंस भी थोड़ी-सी छोटी-सी मेरी तरफ से एक टिप भी समझ लें। ये इनके इंटरव्यूज़ करें आप, तो आप लोगों को पता चले कि ये किस तरह की ज़िंदगी लोग गुज़ार रहे हैं। इसमें मैं उन एक लोग सेकंड जी, 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 ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। आपको इन लोगों का इंटरव्यू नहीं कर सकते क्योंकि मेरे बीच जो पाकिस्तान में चल रहा था, तो आपने 16,000 का कहा तो मुझे हैरत हुई वहाँ पे जो है ना इस्लामाबाद कैपिटल है, वहाँ पे 8 से 9,000 मिलता है और 12 घंटे उनका सही। इंटरव्यू आदमी नहीं ले सकता, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि तो वो जो इंटरव्यू अपनी इंटरव्यू करने का मकसद सिर्फ़ यही है कि हम लोग दुनिया को और लोगों को जो बड़े स्टेटस और एलीट क्लास ये नाम हमसे बड़ा तो प्रिंस ही कोई नहीं है दुनिया में, ठीक? तो आप लोग अपने एम्प्लॉइज़ के साथ ये सलूक करते हो तो मैं कहता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? बेकार है तुम्हारी ये रॉयल पुना और ये तुम्हारी ये जो जितनी अय्याश-पूनी है मेरी तरफ से तो उस पे 1000 बार द दफ़ा करें, ठीक है? वो ही है, समझ गए होंगे सब। तो भई मैं कासिम अली शाह साहब को सुनता हूँ, काफ़ी चीज़ें उनकी मैं फ़ॉलो करता हूँ, तो उनकी एक बात मेरे ज़हन में बैठी हुई है अभी तक और वो बात मुझे हमेशा अगर कोई मुझे रात को 1 बजे आके कहे ना कि ये मैं इस मसले में मैं फँसा हुआ हूँ और मेरे पास इतनी क़ुव्वत हो कि मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं उठ के भाग जाता हूँ। वो सिर्फ़ उस एक जुमले के पीछे है। वो कासिम साहब का वो जुमला है, मैं कोट कर देता हूँ यहीं पे। उन्होंने कहा था कि बेटा ऐसे लोगों की खिदमत करने की कोशिश करना, जिनकी पेट की आंतड़ियाँ भी दुआएँ देती हैं। ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं और मैंने एक और बुज़ुर्ग ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा ऐसे लोगों की खिदमत करने की कोशिश करना, जो आपको दुआएँ भी ना दे सकें। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो यही है और यही 2-4 जुमले हैं, जो मुझे हर वक़्त कह लें कि मैं कभी-कभी अगर फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाता हूँ, तो मुझे ऐसे खड़ा कर देते हैं दोबारा कि साकिब साहब नहीं, ये आप लोग ना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अल्लाह ताला को क्या जवाब दोगे? मैं हमेशा मुझे बड़े लोग ये भी कहते हैं कि साकिब भाई आप तो बड़े वॉलंटियर और ये वो तो बड़ा बिज़नेस भी करते हो और ऐसे लोगों के साथ काम करते हो तो अपनी ज़िंदगी को क्यों नहीं कर देते अल्लाह की राह में बगैर कुछ कमाई के और बगैर किसी उस पे तो मैं उन लोगों के लिए जो लोग ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को जवाब तो मैं कभी किसी को नहीं देता। अर्ज़ करना चाहता हूँ, गुज़ारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कोई इतनी हैसियत नहीं है मैं किसी बंदे को कह लें कि उसको बता सकूँ कि तुम क्या चीज़ हो, तुम किसकी बात करते हो या मैं बड़ी कोई बला चीज़ हूँ। लेकिन ये नसीहत जो मैंने सीखा है अपनी ज़िंदगी से,
वो ज़रूर लोगों के साथ शेयर इसलिए करता हूँ कि शायद कोई ऐसी चीज़ वो कर जाए मेरी इस जुमले से, मेरी इस बात से, कि मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। मेरे पास तो कोई ऐसा अमल नहीं है। तो बात ये है कि कर मैं ये रहा था अ, कि उन लोगों के लिए कि जो कहते हैं मुझे कुछ तनकीदी पहलू तो होते हैं। हज़रत अली का कौल था कि अगर कोई बंदा हक पे है तो उसकी अगर मुखालफत नहीं होती ना, अगर किसी बंदे की मुखालफत नहीं होती ना, तो समझ लें वो बंदा मुनाफिक है। वो हक पे नहीं है। वो कोई ना कोई 2 नंबरी कर रहा है। क्योंकि नेक बंदे का, अच्छे बंदे का, अच्छा काम करने वाले बंदे को जो मुआशरा है ना, वो इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। हासिदीन जो है ना, वो भी साथ-साथ है। और फिर वही बात है, मेरे वालिद साहब फरमाते हैं कि बेटा, हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में उम्मत तो है ही है, अबू जहल की भी तो औलाद थी, तो उसकी नस्ल भी तो चलती आ रही है, तो उन्होंने भी तो अपना काम करना है ना। तो भाईजान बात ये है कि बताने का मकसद सिर्फ़ ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि ये जो बिज़नेस करना और कमाइयाँ करना, दुनिया फ़ानी है और दुनिया में क्या रखा है? भाई दुनिया में यही कुछ रखा है। अल्लाह अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे मेरी निशानियों से पहचानो, मुझे मेरी मखलूक में ढूँढो, मैं नज़र नहीं आता। मुझे मेरे जो मेरे शाहकार हैं, मेरी जो क्रिएशंस हैं, मैं उनमें नज़र आता हूँ, मुझे उनमें ढूँढो। तो किसी एक बुज़ुर्ग का कौल है, मैंने अल्लाह को मोमिन के दिल में पाया। तो अल्लाह कहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात इतनी वसी और बड़ी है, वो इतनी बड़ी कायनात में नहीं समा सकती। लेकिन आप मोमिन के दिल का अंदाज़ा करें कि मोमिन का दिल का क्या साइज़ होगा, रूहानी तौर पे भी, और कह लें कि किसी और अगर आप नज़र से देखें, तो अल्लाह ताला मोमिन के दिल में होते हैं। तो आप अंदाज़ा करें मोमिन की क्या वो दर्जा है, क्या उसका लेवल है। तो हम लोग भूल जाते हैं। ये लंबी डिस्कशन थोड़ी ना अब दूसरे टॉपिक्स की तरफ जा रही है। आपका भी टाइम माशाल्लाह 42 मिनट हो गए हैं, और इसलिए मैं ना इसको क्लोज़ करता हूँ। इसके लिए हम लोग अलग से सेशंस रखेंगे, तो इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करेंगे। तो बंद करते हैं काम, सिर्फ़ मैं इसको क्लोज़ करता हूँ बिल्कुल। तिहाम फाउंडेशन से मैं मुंसलिक हुआ, तकरीबन 2 साल हो गए। हम लोग राशन जो है वो उसका काम कर रहे हैं अभी तक। अभी हमारी जो फाउंडेशन है थोड़ी-सी कह लें कि डाउन हुई है। लॉकडाउन की वजह से लोग डोनेशंस कम आ रही हैं। तो हम लोगों ने दोबारा से अपनी कैंपेन स्टार्ट की है। मैं ये इसके तवज्जुह से आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि आप लोग हमारा एक मेंबर बनें ध्यान फाउंडेशन के। मंथली बेसिस पे आप ₹1 दें, आप ₹2 दें, ₹100 दें, 1000 दें, 5000, जितनी अल्लाह ताला ने आपको तौफ़ीक दी है, वो आप हमें दें। हम लोग मंथली बेसिस पे आपसे कलेक्ट करेंगे। उस पे सारी वर्किंग करके जो हम लोगों के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उस पे आप लोगों के नाम सीएनआईसी के साथ आप लोगों को व्हाट्सएप पे, एसएमएस पे, ईमेल्स पे आप लोगों को इत्तेहाद फाउंडेशन की तरफ से मैसेजेस रिसीव होंगे कि आपने इतनी अमाउंट हमें इस डेट को इतने बजे दी थी, इस मकसद के लिए दी थी। हम लोगों ने इतने बज के इतने मिनट में इस मकसद के लिए इसको सर्व कर दिया। इतनी क्रेडिबिलिटी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे इंशाअल्लाह। हम लोगों ने ये टारगेट रखा है, प्लान रखा है कि हम लोग जो भी काम करेंगे, इतनी कह लें कि ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ करेंगे कि कोई बंदा, कोई शख्स, कोई अदारा, कोई बंदा ऐसा दुनिया में मौजूद ना हो कि कोई हमारे ऊपर ऐसे उँगली खड़ी कर सके। तो ये हम लोगों का अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, जो मेन हमारा फ़ोकस, जो मेरी अभी तक मेरा फ़ोकस। इसके अलावा मैं गोशा हव्वा के साथ मुंसलिक हूँ। शेल्टर होम है, वहाँ पे जो तलाक़ याफ़्ता औरतें होती हैं, ना उनको घर वाले रखते हैं भाई, ना उनको ससुराल वाले रखते हैं, उनके बच्चे होते हैं उनके साथ, ना उनको वो कोई रखता है। तो उन लोगों को हम लोग शेल्टर होम में उनका खाना-पीना, पहनना, ओढ़ना, रिहाइश, एजुकेशन बच्चों की, औरतों के जितने भी अखराजात होते हैं, मेडिकल के, वो सारे हम लोग प्रोवाइड करते हैं।
गोशा हवा में। हमारे पास 30 अफराद अभी गोशा हवा में मौजूद है। अभी एक कल एडमिशन आया है, आप लोगों को मैं थोड़ी-सी हिस्ट्री बताता हूँ, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह के लोग गोशा हवा में हमारे पास हैं। क्विक बस मैं इसको कर रहा हूँ। एक बच्ची है, उसका उसकी बेटी है तकरीबन साल डेढ़ की, उसका बेटा जो है वो है 7 महीने का, फ़ीड कर रहा है अभी, मदर फ़ीड। लव मैरिज हुई बच्चे-बच्ची की, बच्चा जो था वो शायद शिया था, बेटी जो थी हमारी वो सुन्नी थी। शादी हो गई और शादी के बाद अच्छी ज़िंदगी गुज़र रही थी, बच्चे हुए 2। उसके बाद जो बच्चे की मतलब बेटे की जो कह लें कि वालिदैन बच्ची की जो सास है, उन्होंने फ़ोर्स करके उनको घर से निकाल दिया, बच्ची को। अब इस वक़्त जो बच्ची आज के दिन से पहले अब तो वो गोशा हुआ में आ गई हैं। हमने उनको एडमिट कर लिया है। वो एक जगह बच्ची जो है वो तो उसके शौहर ने उसको छोड़ दिया। अब जो उसके घर वाले हैं बच्ची के, वो कहते हैं कि आप ये बच्चे उसके शौहर के सर पे मारो, फिर हम आपको अपने घर में रखेंगे और आपकी दूसरी शादी कर देंगे। और जो ससुराल वाले हैं, वो बच्चे रखने को तैयार नहीं है, ठीक है? अब वो बच्ची जाए तो जाए कहाँ पे आप मुझे बताएँ? अगर गोशा हुआ जैसे अदारे ना हो, तो ये बच्चियाँ कहाँ पे जाएँ? बिल्कुल आप इनके सही कह रहे अखराजात हैं। ठीक है जी? तो इस तरह के लोग हमारे पास गोशा हुआ में हैं। इसके बाद वो बच्ची जो अच्छा उस बच्ची ने किस तरह दिन गुज़ारे हैं, वो बच्ची एक जगह होम ट्यूशन पढ़ाती थी। हमें रेफ़र किसने किया है? वो जिस जगह होम ट्यूशन पढ़ाती थी, वो एक वकील हैं शायद। उन्होंने कहा कि भाईजान बड़ी मेहरबानी करें, इस बच्ची को अपनी शेल्टर होम में रख लें। इस तरह घर में शादीशुदा और बच्चों के साथ मैं इसको कैसे रखूँ? आपका तो अदारा है, सारा निज़ाम है, आप रख भी सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मुश्किल है, तो आप इसको प्लीज़ एडमिट करें, गोशा हुआ में। तो वो हमारी मैम राशिदा मुदस्सर चीफ एग्ज़ीक्युटिव हैं जो शेल्टर होम की, उन्होंने सारी रिपोर्ट तैयार करके उनको एडमिट कर लिया है। तो अब हमारे पास 30 से 33 लोग हमारे पास गोशा हुआ में हो गए हैं। उनके तकरीबन हमारे मंथली एक्सपेंसेस जो हैं वो 2 लाख के करीब है। उसमें बच्चों की एजुकेशन फीसेस, उनका मेडिकल, बच्चों का दूध, तकरीबन 16 बच्चे हैं और बाकी बच्चियाँ हैं। कुछ हमने अभी तक हम 4 बच्चियों की शादियाँ कर चुके हैं। उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा मुझे इसमें खुशी भी होती है बताने में कि 2 जो थे बच्चियाँ वो ईसाई थीं, वो अपनी खुशी से मुसलमान हुईं और उनकी हमने अच्छी जगह पे मुसलमानों के तरीके से हमने उनकी शादी की और हम लोग शादी भी उसी तरह करते हैं जिस तरह हम अपनी बहन की शादी करने को प्रेफ़र करते हैं। उसी तरह प्रॉपर जहेज़ बनाते हैं, हर चीज़ उसको देते हैं। आज भी जो बच्चे 4 बच्चियाँ अ, हमारी जो अपने-अपने घरों में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही हैं। वो ईद के दिनों में शेल्टर होम में जैसे बच्चियाँ ईद के दिनों में अपने घरों को जाती हैं, वो हमारे पास आती हैं। उनके शौहरों को उनको हम लोग उसी तरह ईद भेजते हैं भाइयों की तरह, माँओं की तरह। जिस तरह भाई, माएँ अपनी बेटियों को, बेटों को ईदें भेजती हैं शब-ए-बारातों के ऊपर। तो हम लोग कहने का मकसद ये है कि हमारा मकसद सिर्फ़ यही है कि किसी की माँ, बहन, बेटी जो है वो ये चीज़ फ़ील ना करे कि आज मेरा भाई यहाँ पे होता, तो वो मेरे लिए क्या कुछ करता या मेरा बेटा या मेरा बाप यहाँ पे होता, तो वो जिस तरह से मेरी शादी करता, तो उस बच्ची के दिल में ये बात ना आए। तो हम लोग शादी भी इसी प्रोटोकॉल के साथ हम लोग शादी करते हैं बच्चियों की। इसके अलावा अतियाम फाउंडेशन हो गई, गोशा हुआ हो गई, इसके बाद आता है शौकत खानम, इससे बड़ा इदारा मेरे ख़्याल में दुनिया में तो होगा शायद हो, इतनी मेरी रिसर्च नहीं है। लेकिन एशिया में, पाकिस्तान में इस तरह का निज़ाम मैं बगैर किसी सियासत के, बगैर किसी बंदे की साइड लिए कह लें, मैं गैर सियासी होने के बाद इमरान खान साहब ने ये जो काम कर दिया है, ये आपकी आने वाली नस्लें जो है ना, शुक्रिया अदा करते रहना इमरान खान साहब का, मेरे ख़्याल में कम है। वहाँ पे जो एक पीएन है, उसकी भी इतनी ही इज़्ज़त है, जितनी इज़्ज़त एक फ़ॉरेन डॉक्टर की है वहाँ पे।
वो एक पीएन और एक डॉक्टर, फॉरेनर डॉक्टर जो ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ यहाँ पे कितने लाखों रुपए में तनख्वाह ले रहा है शौकत खानम से, वो और पीएन एक टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं। शौकत खानम आप लोग विजिट करें। जितने लोग ये बाहर अफवाहें फैलाते हैं ना, उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते ये हरकतें छोड़ दें। इमरान खान को भूल जाएं आप, समझे इमरान खान नहीं है। आप जाके अदारा देखें, हॉस्पिटल देखें, विजिट करें उसको, और लोगों जिन लोगों का वहां से इलाज हुआ है उनका इंटरव्यू करें। फयाज भाई इंटरव्यू करें उनका। आप लोगों को मैं बता ही जा रहा हूँ, इंटरव्यू करने वाले ये लोग हैं। ढूंढे हैं ऐसे लोग जिनको शौकत खानम ने, मैं ये तो नहीं कहता जिंदगी तो अल्लाह ताला देने वाले हैं, लेकिन शौकत खानम वसीला बनी उनको कैंसर के साथ, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से। ये हमारे जो शौकत खानम के डोनर्स हैं, ये उनकी मदद है, ये उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है, ये उनकी दुखी इंसानियत के साथ उनकी हमदर्दी है कि उन लोगों ने इतना ट्रस्ट करते हैं शौकत खानम पे। और एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा कि कुछ जिनको शौकत खानम ने सॉरी कह दिया, उसकी सिर्फ एक वजह कि हमारे पास ऐसा केस मौजूद है जो उससे ज़्यादा मुस्तहिक है। हम लोग किसी ऐसे बंदे पे कह लें कि इन्वेस्टमेंट कह लें कि उस पे खर्च नहीं करते कि जिसका हमें श्योरिटी हो कि हम इस पे खर्च कर भी दें तो इसको फ़ायदा नहीं होगा। इसने चले ही जाना है कैंसर से चंद महीने बाद, इसकी स्टेज ये है। तो हम लोग अगर किसी बंदे को कह दें कि सर शौकत खानम ये काम नहीं कर सकता आपके लिए, तो वो ये समझता है कि शौकत खानम से बदतरीन अदारा इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आप उस छोटे 4 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे से जाके पूछें, और उसकी माँ से, उसके बाप से जाके पूछें, जिसने शौकत खानम से उसका इलाज करवाया, और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह एक एक कह लें कि पढ़ा लिखा जवान, और इस मुल्क के अंदर अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो। आप जाके उस बंदे का इंटरव्यू करें। इंशाल्लाह मैं अपने प्लेटफॉर्म से ऐसे तमाम लोगों का इंटरव्यू नशर करूंगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, जिन लोगों को शौकत खानम ने कह लें कि उनका इलाज करवाया विद फैमिली, उनके मैं फैमिली को भी साथ लाइव लूंगा, ताकि किसी किस्म की जो लोग ऐसे ही बकवास करते हैं, मैं सख्त लफ्ज इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो बंदा एक अच्छा काम कर रहा है आप उसको करने क्यों नहीं देते हो, क्यों उसके रास्ते में आप रोड़े अटकाते हो, आपको क्या खुशी मिलती है ये काम करके। तो भाई शौकत खानम विजिट करें। मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ, आपके पास पैसे नहीं है विजिट करने के, मेरे से पैसे ले लें, मैं आपको भेजता हूँ, लेकिन इस तरह की बकवास जो है ना, बराए मेहरबानी ना करें। बड़ी मेहरबानी होगी आप सब लोगों की। मैं थोड़ा सा सख्त इसलिए, इमोशनल इसलिए हो जाता हूँ कि मुझे अंदाजा है, मुझे मुल्क का पता है कि जिस हालात से मेरा मुल्क गुजर रहा है ना, और जिस जिस लेवल पे हमारे लोग पहुंच गए हुए हैं गुर्बत पे, उनका इलाज करने वाला कोई नहीं है। तो जो कोई कर रहा है तो उसको, उसके बारे में आप लोग बातें करते हो। तुम लोगों ने क्या किया मुझे ये बताएं कि आपकी आपकी जिंदगी से आपकी कह लें कि को जो हमने 25-30 साल जिंदगी इस मुल्क में गुजारी है, इस मुल्क में तुम्हें तुम्हें जमीन दी है, यहाँ पे जीने का हक दिया, तुम्हें आजादी दी है इस मुल्क ने, तो तुमने इस मुल्क को क्या दिया है, तुमने इस मुल्क के लिए किया क्या है, मुझे बता दो। ये जितने लोग बातें करते हैं ना, ये मुझे बता दें कि इन लोगों ने इस मुल्क के लिए एक ईंट भी लगाई है, इस मुल्क के लिए एक ईंट की भी कंट्रीब्यूशन इन लोगों ने की है। और मैं 100% ये कह सकता हूँ यकीन के साथ कि जिस बंदे ने इस मुल्क के लिए एक ईंट भी लगाई है ना, एक ईंट की भी, जिस बंदे ने इस मुल्क के लिए दुआ करने की भी कंट्रीब्यूशन की है ना, वो कुछ नहीं कर सकता इस मुल्क के लिए दुआ कर दिया करे। तो उसकी ये कंट्रीब्यूशन भी अगर उसने की है ना इस मुल्क के साथ, वो मेरे दिल में उसकी इज्जत मेरे अपनी जात से भी ज्यादा उस बंदे की इज्जत है मेरे दिल में। तो बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग काम अच्छा कर रहे हैं उनको करने दें, बड़ाए मेहरबानी। और जो लोग नहीं कर रहे उनसे नफरत नहीं करनी, इंसान से नफरत नहीं करनी। अल्लाह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि आपके अखलाक अच्छे ना होते तो आपकी बात लोग सुनते ना, और लोग आपकी बात ना सुनते तो आप लोग इतने बड़े कैसे हो जाते? आपकी उम्मत कैसे इस तरह बढ़ती? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी उसवा हसना यही है कि लोगों से मोहब्बत करें। मुझे तो समझ नहीं आती, मैं तो उलमा किराम से, बल्कि मैंने एक सेशन रखना है, मैंने पूछना है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ईसाइयों को मस्जिद नबवी में उनकी मर्ज़ी के साथ इबादत करने की इजाज़त दी थी। हम लोग एक शिया को सुन्नी मस्जिद में आने की इजाज़त क्यों नहीं देते? एक शिया एक सुन्नी को अपनी मस्जिद में आने की इजाज़त किस किस बिना पे नहीं देता? ये तो मेरा उलमा किराम से क्वेश्चन है कि हुज़ूर जो हबशा से आए थे और वो अपने तरीके से इबादत करते थे, वो मुसलमान नहीं थे। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हबशा के लोगों को मस्जिद नबवी में उनके तरीके से इबादत करने की इजाज़त दी थी। तो भाई रफ़ा यदैन करने वाले अगर किसी सुन्नी की मस्जिद में चले जाएँ, वो तो नमाज़ ही पढ़ रहे होते हैं ना। किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम इधर आके इंतशार फैला रहे हो। अल्लाह ताला ने ये नहीं पूछना कि तुमने ऐसे-ऐसे करके नमाज़ पढ़ी थी कि बगैर ऐसे-ऐसे किए पढ़ी थी। और उन्होंने सिर्फ़, मेरा ख़्याल यही सवाल होगा कि नमाज़ पढ़ी थी? 5 वक़्त पढ़नी थी, यही सवाल होगा। तो मेरा ख़्याल है इस पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है, पूरी मुल्क को, पूरी कौम को, पूरी उम्मत को, कि बराए मेहरबानी इसको थोड़ा-सा, ये मैं फिर वही कहता हूँ कि ये सिर्फ़ जहालत है, लाइल्मी है। इवन आलिम होने के बावजूद आप लोग अगर इस तरह की बातें करें, और जो सही आलिम है ना, अगर आप उनको सुने, तो वो तो कहते हैं कि इस तरह की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है? तो मैं अब क्लोज़ करता हूँ बात को, बहुत टाइम घंटा होने वाला है। तो ये है कि स्टार्ट हुए थे हम लोग गोशा हवा, त्याम फाउंडेशन, गोशा हवा, शौकत खानम, उसके बाद आता है जनाब मिलियन स्माइल्स, ज़ीशान अफ़ज़ल साहब का प्रोजेक्ट है ये। तो आप लोग सर्च कीजिएगा, उनका भी मैं मेंबर हूँ। उसके बाद अ, 2-3 एनजीओज़ और हैं। हाँ, बड़ी इम्पोर्टेंट जो रह गई, हमारे कौमी हीरो शाहिद अफरीदी साहब, उनकी फाउंडेशन है, शाहिद अफरीदी फाउंडेशन, मैं उसका भी मेंबर हूँ। होप नॉट आउट उनका स्लोगन है, होप नॉट आउट फॉर ऑल, किसी के लिए भी ना उम्मीदी नहीं, ठीक है? तो मैं उनको भी सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं उनका लाहौर टीम का मेंबर हूँ। जो भी उनके लाहौर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेशन होती है। इसके अलावा मेरा ख़्याल है इतना ही इंट्रोडक्शन काफ़ी है। ये 2 घंटे घंटा लग गया है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोका है, क्योंकि मेरा कह लेंगे, मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले। मैं चाहता हूँ कि मेरे कोई लोग बाज़ू बने, ताकि मैं कुछ कर सकूँ। जो मैं कोई छोटा-मोटा, कोई टूटा-फूटा काम इस मुल्क के लिए करना चाहता हूँ, इस इंसानियत के लिए करना चाहता हूँ, तो लोग मेरा साथ दें, तो मैं ये कर सकूँ। तो जी, फ़ियाज़ भाई, घंटा हो गया, आप भी ऑफ़िस में हैं, और मेरा ख़्याल है आपको भी अब थोड़ी रेस्ट की भी ज़रूरत होगी। खाना-पीना, पानी-शानी पिएँ, और यहाँ पे मेरा ख़्याल है मेरी तरफ से तो मैं एंड करता हूँ। कोई आपने क्वेश्चन करना है तो आप कर लें। माशाल्लाह साकिब भाई, बहुत जो है ना वो इतना सा टाइम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम लोग इतना टाइम साथ में रुकेंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की। ये मेरा पहला इंटरव्यू था जो ब्रेक आपसे हुआ है, आप ही से मैंने शुरू किया ये। इंशाअल्लाह और अज़ीज़ मैं दुआ करता हूँ आपके लिए, अल्लाह जी आपके लिए आसानियाँ फरमाए, और जो चीज़ें आप देख रहे हैं अल्लाह जी उसमें भी आपकी मदद फरमाए। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो उसके लिए मैं टॉपिक आपको पहले से इंशाअल्लाह दूँगा, ज़रूर, इंशाअल्लाह, और टॉपिक होगा उसके ऊपर इंशाअल्लाह गपशप करेंगे, दोनों भाई आपस में कुछ तबादला ख़्याल ज़रूर, करेंगे। तो बीच में आपने इंशाअल्लाह। एक बात की थी चाइल्ड ब्यूरो के हिसाब से, तो उसके हिसाब से मेरे काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हैं। तो इंशाअल्लाह उसके माशाअल्लाह। बारे में नेक्स्ट मुलाकात में ज़रूर, ज़रूर, इंशाअल्लाह, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बात करेंगे। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने इतना सारा टाइम ज़रूर। दिया, इतनी सारी बातें, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हाँ, मेरे साथ शेयर। इंशाअल्लाह मेरे पास टाइम हो तो मैं मेरी ज़िंदगी इस आप लोगों के लिए, इन तमाम नेक मकासद मैंने जो पहले बयान किए हैं, उसके लिए मैं हर वक़्त हाज़िर हूँ। मुझे आप चाहे रात के 3 बजे उठा लें,
मैं हाज़िर हूँ। बड़ा ही शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके इस प्लेटफ़ॉर्म से आके लोगों के साथ बात कर सकूँ। जज़ाकमुल्लाह। शुक्रिया आपका। बस ये 2 दिन होते हैं फ्राइडे और सैटरडे में आता ही इसीलिए हूँ, मेरा काम से कोई भी नहीं होता। तो मैं आज नाइट में या कल मैं आपको दोबारा डिस्टर्ब करूँगा इंशाल्लाह एक टॉपिक जी, के ऊपर बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों बातचीत नहीं, ज़रूर, करेंगे तो बात इंशाल्लाह। करेंगे। थैंक यू आपका जी, बहुत अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ये जी हमारे साकिब भाई थे, हाफ़िज़ मोहम्मद साकिब साहब लाहौर से थे। इन्होंने अपना तबादला ख़्याल किया, अपने इज़हार राय की और बहुत सारा इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन नॉलेज हमारे साथ शेयर किया। मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। अगर सुनने वालों में से कोई भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहे मुझसे या साकिब भाई से, तो वो कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करेंगे।